नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5.1, एक्सरसाइज 5.1, क्लास 10th। इससे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में इंट्रोड्यूस हो चुके थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसमें क्या क्या यूज होता है, कैसे फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैसे नंबर को फाइंड करते हैं। ये सारी चीजें मैंने इसके पहले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, आज हम एनसीईआरटी बुक से 5.1 के क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे इसे सोल्व करना है। तो चलिए हम टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को वीडियो के साथ बने रहना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। जब तक ये वीडियो खत्म न हो जाए तब तक लगातार देखो। ठीक है, इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब आते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 5.1 का अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। मतलब कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोग एनसीईआरटी बुक ओपन कर लेना, 5.1 चैप्टर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहले स्टेटमेंट समझ लो क्या कह रहा है कि कुछ सिचुएशन दिए हुए हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 पार्ट दिया हुआ है, 4 पार्ट के क्वेश्चन है। वो 4 पार्ट में कुछ सिचुएशन है, हमें ये बताना है कि उस सिचुएशन को अगर मैं नंबर में इन्वॉल्व करके एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाऊं तो क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे होगा और क्यों होगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं। अब इसका पहला पार्ट देखो क्या है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 for each additional kilometer। ठीक है, कि एक टैक्सी का किराया कुछ इस तरीके का है कि each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer। मतलब ये हुआ कि पहले किलोमीटर के लिए उसने अपना किराया फिक्स कर दिया है कि भाई अगर तुम मेरे टैक्सी में बैठोगे तो नेक्स्ट 1 किलोमीटर तक तुम्हें 15 रुपीज पे करना होगा। चाहे तुम पूरा 1 किलोमीटर सफर करो या 1 किलोमीटर से पहले उतर जाओ, उससे मुझे मतलब नहीं है, आपको 15 रुपए पे करना ही होगा। मतलब कि जैसे ही हम टैक्सी में बैठे, मतलब कि 15 रुपए मेरा चार्ज लग गया। ठीक है, वो बैठने का चार्ज हो गया। मतलब कि बैठा और 1 किलोमीटर तक का 15 रुपए मेरे चार्ज फिक्स है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब समझना एडिशनल किलोमीटर क्या है। जैसे ही मतलब कि ये हमारा A1 का मान हो गया, ये बता रहे हैं कि ये फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज मेरा कितना है, 15 रुपीज है। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारा किलोमीटर बढ़ेगा, मतलब कि जैसे ही हम दूसरे किलोमीटर में एंट्री करेंगे तो यहां पे क्या होगा कि +8 ऐड हो जाएगा। मतलब 8 रुपए और ऐड कर देंगे। तो 15 में 8 ऐड किया तो कितना हो गया, 23 हो गया। मतलब कि ये हमारा A2 का मान हो गया। ठीक है, और फिर जैसे ही हम तीसरे किलोमीटर पे चलेंगे तो फिर से क्या होगा, हमारा +8 रुपए ऐड हो जाएगा। हर 1 किलोमीटर के लिए एडिशनल चार्ज है। मतलब कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए तुम्हारे 8-8 रुपए ऐड होते जाएंगे। तो इस हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि हमारा 2 नंबर के बीच में 8 का डिफरेंस चल रहा है। मतलब कि जैसे जैसे हमारा किलोमीटर बढ़ेगा वैसे वैसे 8-8 रुपए बढ़ते जाएंगे। तो फिर 23 में हम 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 यानी कि 31। ठीक है, फिर 31 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो एपी का फॉर्म बना रहा है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल चल रहा है। और जब किसी भी सीरीज में कॉमन डिफरेंस इक्वल चलता है तो एपी के फॉर्म में होता है। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखो, मैं तुम्हें इसमें ये चीज समझाया कि इस सिचुएशन को समझ के कैसे तुम्हें नंबर को इन्वॉल्व करना है और उस नंबर के अकॉर्डिंग तुम्हें बताना है कि जो हमारी सीरीज बनी है वो एपी के फॉर्म पे है या नहीं है। तो किसी भी सीरीज का अगर एपी का फॉर्म हमें पता करना है तो हम बस 2 नंबर के बीच का गैप देखेंगे कि कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है। अगर मेरा डिफरेंस इक्वल चल रहा है, प्रत्येक नंबर में गैपिंग बराबर चल रहा है, तो एपी के फॉर्म पे होगा। अगर गैपिंग इधर उधर हुआ, सपोज कि
A1 से A2 में 2 का गैप है, A2 से A3 में 5 का गैप हो गया, A3 से A4 में 6 का गैप हो गया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एपी के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिवॉल्व्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो देखो, अगर इसको हम क्वेश्चन के रूप में, नंबर के रूप में अगर इसको इन्वॉल्व करेंगे तो ये भी एपी का फॉर्म बन जाएगा। सपोज करो कि एक मेरे पास क्या है, एक सिलेंडर है। सपोज एक सिलेंड्रिकल कोई पाइप है या कि एक सिलेंड्रिकल कोई टैंक है, कुछ भी कह सकते हो। उसके अंदर कुछ अमाउंट में एयर है। जब एक बार हम वैक्यूम करते हैं उसमें, तो उसमें से 1/4 अमाउंट जो एयर है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो सपोज करो कि मेरे पास उस पूरे सिलेंड्रिकल पाइप में मेरे पास एयर की क्वांटिटी x है। ठीक है, अब क्या हुआ कि पहले मैं x का 1/4 देखूंगा। तो x का 1/4 कितना हो जाएगा, x को 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब मैंने पहला वैक्यूम किया तो टोटल जितना एयर उसमें प्रेजेंट था, उस एयर का 1/4 रिमूव हो गया, मतलब बाहर निकल गया। तो पहले हमने ये चेक करा कि टोटल एयर का 1/4 होगा कितना। तो टोटल एयर को हमने x माना और x का 1/4 निकाला तो x/4 हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि इस वैक्यूम में से, मतलब टोटल एयर में से जितना वैक्यूम से हमने बाहर निकाला उसको माइनस कर दिया। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेंगे। 4 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस x, यानी कि आंसर हमारा आ गया 3x अपॉन में 4। ठीक है, अब फिर इसमें 1/4 का वैक्यूम लगेगा, यानी कि 3। अब देखो उस, मतलब पहले टोटल कितना एयर था मेरे पास, x था, x का 1/4 x अपॉन 4 हुआ, फिर x अपॉन 4 को टोटल में से माइनस कर दिया। तो अब मेरे पास इतना एयर उसमें प्रेजेंट हुआ, मतलब इतना एयर प्रेजेंट रहा उसमें, इतना एयर बचा। फिर इसका 1/4 वैक्यूम करूंगा तो फिर कितना, 3/3x, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो कितना हुआ 3x/16। और फिर हम क्या करेंगे कि 3x/16 को जो एयर बचा हुआ था, मतलब पहला वैक्यूम के बाद जो एयर बचा हुआ था उसमें से फिर से 3x/16 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम एक सीरीज बनाएंगे तो हमें उस सीरीज में ये देखने को मिलेगा कि हर दो नंबर के बीच में x/4 का गैपिंग चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये भी एपी के फॉर्म में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है। नहीं, इस क्वेश्चन में एपी का फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि देखो भाई यहां से तुम्हारा डिफरेंस बदलता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो होगा वो एपी का फॉर्म नहीं बनाएगा। क्वेश्चन सोल्व करके देखना, पहले हमने x अमाउंट माना, फिर x का 1/4 बाहर निकाला तो 3x/4 बचा, फिर 3x/4 का 1/4 किया, फिर 3x/16 हो गया, फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहां पे क्या होगा, डिफरेंस बदल जाएगा। क्वेश्चन सोल्व करके देखना, डिफरेंस अलग आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹15 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। अब ध्यान समझना, ये क्वेश्चन पहले वाले की तरह है। ठीक है, कि हो क्या रहा है कि एक कुआं खोद रहे हैं। ठीक है, कुआं खोद रहे हैं, तो जैसे ही हमने पहला मीटर खोदा, मतलब पूरा 1 मीटर जैसे ही हमने डग कर लिया, खोद लिया, तो मुझे 150 रुपए का चार्ज लगा। ठीक, और फिर फॉर द फर्स्ट मीटर ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। और प्रत्येक अगले मीटर के लिए, जैसे 1 मीटर खोदा तो उसमें 150 का खर्चा आया, और फिर 1 मीटर नीचे खोदा, मतलब 1 मीटर के बाद दूसरे मीटर में गया तो फिर मेरा चार्ज 50 रुपए बढ़ गया। फिर तीसरे मीटर में जाऊंगा तो फिर चार्ज 50 रुपए बढ़ जाएगा, फिर चौथे मीटर में फिर से चार्ज 50 रुपए बढ़ जाएगा। तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि हर नंबर के बीच में इक्वल गैपिंग चल रहा है, मतलब कि जो मेरा कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि हर किलोमीटर के लिए 50 रुपए राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से हमारे इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो बराबर चलेगा। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, तो ये भी एपी के फॉर्म में होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देते हैं कि द अमाउंट ऑफ मनी in the amount every year when 10,000 is deposited at
कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। सबसे पहले बात करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखो इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल मेरा बराबर का इंटरेस्ट जाता है। सपोज करो कि पहले साल में मेरा 100 रुपए का इंटरेस्ट गया, तो दूसरे साल में भी मेरा 100 का इंटरेस्ट जाएगा, तीसरे साल में भी 100 का ही इंटरेस्ट जाएगा, चौथे साल में भी 100 का ही इंटरेस्ट जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, हर साल इक्वल इंटरेस्ट आगे बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से अगर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पे रहता तब ये एपी का फॉर्म बनाता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज लग जाता है। सपोज करो कि पहले साल मैंने किसी से 1000 रुपए उधार लिया और पहले साल का मेरा इंटरेस्ट 1000 रुपए का बना, ठीक है। तो 1000 रुपए मैंने उधार लिया था और 1000 रुपए का इंटरेस्ट बना, तो इस हिसाब से अब 1000 और 1000 दोनों को मिला दूंगा तो टोटल मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2000। अब जो अगला ब्याज मेरा लगेगा वो 2000 रुपए लगेगा। देखो जैसे ही अमाउंट प्रिंसिपल बढ़ गया तो उस पर ब्याज भी तो बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो बराबर नहीं चलता, वो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो एपी के फॉर्म पे नहीं होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हम सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, ये समझना है। देखो क्या कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है कि हमें इस एपी का फर्स्ट 4 टर्म निकालना है और उसके लिए पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस ये दोनों गिवन है। चलो पहला क्वेश्चन की बात करें हम तो a इक्वल टू दे रखा है 10 और d इक्वल टू दिया हुआ है 10। देखो a का मान भी 10 है और d का मान भी 10 है। d यानी कि कॉमन डिफरेंस और a यानी कि फर्स्ट टर्म, a यानी कि फर्स्ट टर्म और d यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो देखो जब भी मैं सीरीज लिखूंगा तो सीरीज में सबसे पहले पहला टर्म ही तो लिखूंगा। तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है 10, फर्स्ट टर्म क्या है 10। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि d हम निकालते कैसे हैं। पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज को क्लियर तरीके से समझो। सपोज करो कि कोई भी सीरीज अगर हम लिखते हैं तो वो इस फॉर्म में लिखा जाता है a1 a2 a3 a4 a5 ऐसे करते करते an यानी कि लास्ट टर्म, वो देखो वहां पे n लिखा हूं मतलब कि लास्ट टर्म में। अब देखो जैसे इन दोनों के बीच का मुझे गैपिंग निकालना हो कि a1 और a2 में कितने का गैपिंग है। तो गैपिंग यानी कि क्या, गैप यानी कि क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, d की वैल्यू निकालते हैं। तो d फाइंड करने के लिए एक बाद वाले टर्म में से एक पहले वाले टर्म को हमें माइनस करना होता है। ठीक है कि a2 में से a1 का माइनस कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस का पता चल जाएगा। उसी तरीके से ये हर चीज हर मतलब नंबर पे लागू होगा। जैसे a2 माइनस a1 इक्वल टू डी हुआ तो वैसे ही a3 माइनस a2 इक्वल टू डी हो जाएगा। फिर हम बात करें तो a4 माइनस a3 इक्वल टू डी हो गया। फिर हम d की बात करें तो a5 माइनस a4 इक्वल टू डी हो गया। फिर d की बात करें तो a6 माइनस a5 इक्वल टू डी हो। देखो अब इससे क्या पता चल रहा है कि d निकालने के लिए एक बाद के टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर रहे हैं। a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 a5 माइनस a4 a6 माइनस a5। मतलब कि बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को हम माइनस कर देंगे तो हमें d का नॉलेज हो जाएगा कि हाँ इतना हमारा गैपिंग चल रहा है। ठीक है अब इस क्वेश्चन को कंपेयर करना कि a का मान 10 दे रखा है और d का मान 10 दे रखा है और हमें फर्स्ट 4 नंबर निकालने हैं इस सीरीज का। फर्स्ट 4 नंबर राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। अब ध्यान से समझो d का तुम्हें दिख गया। अब चलो हम बात करते हैं कि d हम अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं कि d की वैल्यू थी a2 माइनस a1। ठीक है d की वैल्यू थी a2 माइनस a1। अब देखो इस क्वेश्चन में d की वैल्यू क्या दे रखी है 10 दे रखी है। तो चलो d के जगह पे हमने सबसे पहले ये समझ लो कि a2 निकालने के लिए क्या करेंगे, a1 का मान गिवन है d का मान गिवन है तो a2 कैसे फाइंड होगा। अब सपोज करो कि ये a2 फाइंड करने के लिए ये माइनस का जो a1 है ये इधर आके प्लस का a1 हो जाएगा।
यानी कि जब मैं डी में A1 को प्लस कर दूंगा तो A2 का मान आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब सपोज कि A3 का मान मैं कैसे निकालूं, तो सेम कंडीशन, डी में A2 की वैल्यू प्लस कर दूंगा तो A3 का मान आ जाएगा। फिर अगर A4 की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा, फिर डी में A3 की वैल्यू प्लस कर दूंगा। मतलब कि जिस जोन से टर्म की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, ठीक है, उसके एक पहले वाले टर्म में डी को प्लस कर दो तो तुम्हारा बाद वाला टर्म आ जाएगा। देखो हर क्वेश्चन में ही है, A2 की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमने डी में A1 की वैल्यू प्लस कर दी, A2 की वैल्यू फाइंड हो गई। A3 की वैल्यू फाइंड करनी थी तो डी में A2 की वैल्यू प्लस कर दी, A3 की वैल्यू फाइंड हो गई। सपोज उसी तरीके से A4 की वैल्यू फाइंड करनी थी तो डी में A3 की वैल्यू प्लस कर दी तो A4 की वैल्यू फाइंड हो गई। तो ऐसे ही समझो कि अब समझो यहां से हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालना है ना। देखो मतलब कि हमें निकालना है, A1 तो गिवन है, A2, A3, A4, ठीक है। अब देखो A1 तो मेरे पास सीधे सीधे गिवन दे रखा है 10। A2 कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बोला कि जब भी कोई टर्म फाइंड करना हो तो उस टर्म के जो पहले वाले टर्म है उसमें डी की वैल्यू ऐड कर दो। तो A2 के पहले कौन सा टर्म होगा, A1, और A1 में मैं जब D को प्लस करूंगा तो A2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यानी कि A2 का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, A1 प्लस D। तो A1 की वैल्यू क्या दे रखी है 10 और प्लस D की वैल्यू क्या दे रखी है 10। तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, ठीक है। अब देखो A3 फिर से क्या करेंगे हम कि A3 की वैल्यू दे रखी है, A3 का मतलब क्या हुआ कि फिर इसके एक पहले वाले टर्म में फिर से D को प्लस कर दूंगा तो A3 के पहले कौन सा टर्म आएगा, A2 आएगा और A2 में D को प्लस करेंगे। मतलब कि A3 निकालने के लिए हमें A2 में D को प्लस करना होगा। A2 में D को प्लस करो। अब देखो A2 में D का प्लस करने का मतलब क्या कि A2 की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी 20, तो फिर A2 के जगह पे हम 20 रखेंगे और फिर प्लस D की वैल्यू क्या दे रखी है 10, तो D के जगह पे हम 10 रख देंगे। 20 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। ये A3 की वैल्यू फाइंड हो गई। अब सपोज वैसे ही हमें A4 की वैल्यू फाइंड करनी थी तो A4 यानी कि किसमें किसको ऐड करना पड़ेगा, तो A4 के पहले कौन सा टर्म आता है A3, और A3 में हम D की वैल्यू प्लस कर देंगे तो A4 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो फिर A4 निकालने के लिए हमें फॉर्मूला रखना पड़ेगा A3 प्लस D, और A3 की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी है, देखो A3 की वैल्यू हमने 30 फाइंड करी है तो A3 के जगह पे हम 30 रख देंगे और D की वैल्यू 10 दे रखा था तो 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40। तो अब पहला टर्म हमारा, अब देखो सीरीज क्या बन गया, पहला टर्म हमारा 10 दिया हुआ था, दूसरा टर्म हमने 20 निकाला, तीसरा टर्म हमारा 30 निकला, चौथा टर्म हमारा 40 निकल गया। फर्स्ट 4 टर्म निकालना था, फर्स्ट 4 टर्म आ गया। अब हम ये देख रहे हैं कि हर टर्म के बीच में इक्वल गैप चल रहा है। 10 और 20 के बीच में 10 का गैप है, 10 और 30 के बीच में भी 10 का गैप है, और 30 और 40 के बीच में भी 10 का गैप है। मतलब ये हमारा एपी का फॉर्म बन गया। तो ऐसे ही A की वैल्यू गिवन हो, D की वैल्यू गिवन हो और कितने भी टर्म हमसे पूछ रहा हो तो कोई भी टर्म को निकालने के लिए हमें यही रूल को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब देखो एक माइनस वाला समझ लो, ये तो प्लस वाला था, ठीक है। माइनस वाले में थोड़ा सा ध्यान दे देना। जैसे A का मान दिया हुआ है 4, ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, A का मान 4 और D का मान -3। ध्यान से समझना, A का मान 4 और D का मान -3। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से इसमें 4 टर्म निकालना है। ठीक है, तो ठीक, पहले हम लिख लेते हैं A1, A2, A3, A4, ये 4 टर्म में निकालना है। A1 की तो वैल्यू मेरे पास सीधे सीधे गिवन ही है 4, तो A1 की जगह पे हमने 4 रख दिया। A2 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, A1 में D को ऐड करना होगा। ठीक है, ठीक, तो A1 हमारा क्या है
4 प्लस डी की वैल्यू क्या दे रखी है, -3, तो डी के जगह पे हम पुट करेंगे -3, तो 4 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, -3, और 4 में से 3 को माइनस किया तो क्या आ गया, 1। क्लियर। चलो अब A3 देखते हैं। A3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 में D को ऐड करना पड़ेगा। एक पहले वाले नंबर में D को ऐड करेंगे तो इसका पहले वाला टर्म क्या हो गया, A2, और A2 में हमने D को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब ध्यान दो, A2 की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी है, 1, तो A2 के जगह पे 1 रखेंगे, प्लस D का मान क्या था, -3, तो फिर 1 प्लस इंटू माइनस माइनस और 3, 1 प्लस का 3 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस किया, 2 आ गया, बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन है, यहां पे माइनस का साइन लग गया, तो A3 की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, -2। अब बात करते हैं A4 की वैल्यू। फिर से सेम कंडीशन ले आओ कि किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए एक पहले वाले टर्म में D की वैल्यू ऐड कर दो, पहले वाले टर्म में D की वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है। तो A4 के पहले कौन सा टर्म होगा, A3, और A3 में मैं किसकी वैल्यू ऐड करूंगा, D की, और A3 का मान हमने निकाला क्या है, -2, तो A3 के जगह पे हम क्या रखेंगे, -2, और फिर प्लस D की वैल्यू क्या रखेंगे, -3, ठीक है, क्योंकि D की वैल्यू भी माइनस में, तो फिर हमने अगले स्टेप में -2 प्लस इंटू माइनस माइनस और 3, और माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, यानी कि ये हो जाएगा -5। तो हमारा सीरीज क्या बना, ध्यान देना, देखो फर्स्ट टर्म हमारा 4 था, सेकेंड टर्म हमारा 1 निकला, थर्ड टर्म हो गया -2, और फोर्थ टर्म हो गया -5, तो ये हो गया फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया होगा, इतने अच्छे तरीके से मैं बिल्कुल सेपरेटली तुम्हें समझाया हूं, तो जाहिर सी बात है कि क्लियर होगा, और क्लियर करना ही है यार, ठीक है। चलो, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बाकी इसमें थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कंडीशन सेम रखना, कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से तुम्हें चलना है। ये तो मैं देखो, अब जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो अब इन सब स्टेप को तुम्हें कम करना है। ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा सा लेंदी स्टेप लेके चल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो जाए, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो ये सब स्टेप तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं है, माइंड में कैलकुलेशन करो, फटाफट सीरीज बनाओ, ठीक है। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फॉर द फॉलोइंग एपीज, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, ध्यान से समझना कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसमें चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, मैं तुम्हें लास्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं जो कि डेसिमल वाला है, बाकी अगर ये समझ में आ गया तो बाकी के तो क्वेश्चन तुम कर ही लोगे। अब देखो यहां पे दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, ठीक है। इसके बाद ये आगे डॉट डॉट है, मतलब ये सीरीज अभी आगे चल रही है। अब इसमें हमें बताना क्या क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। 3 में क्या कह रहे हैं कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, जो एपी हमारे पास दिया हुआ है, राइट द फर्स्ट टर्म, उसके फर्स्ट टर्म लिखें, एंड द कॉमन डिफरेंस, उसके कॉमन डिफरेंस लिखें। तो देखो इस सीरीज में
जो तुम्हारा पहला टर्म होगा वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म। तो हमारा सीधे सीधे जो फर्स्ट टर्म होगा ए की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 0.6। ठीक है, ए की वैल्यू 0.6 कॉमन फर्स्ट टर्म तो हमारा आ गया, फर्स्ट टर्म तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो साफ साफ दिख रहा है, तो फर्स्ट टर्म लिख लिया। अब बात करते हैं डी, क्योंकि डी भी तो निकालना है, कॉमन डिफरेंस। अब देखो डी निकालते कैसे, अभी बताया था कि एक बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करो, डी की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो पहले हम इन दोनों के बीच का डी निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, तो डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ेगा। तो सेकंड टर्म 1.7 था और इसमें से हमने माइनस किया 0.6 को, तो कितना आ जाएगा, 7 में से 6 माइनस 1 और 1 में से 0 माइनस 1, यानी कि डी की वैल्यू इस कंडीशन में कितना आ रहा है, 1.1। अगर इन दोनों में चेक किया है तो अब हम आगे भी हम चेक करके देखेंगे कि क्या आगे भी हमारा कॉमन डिफरेंस यही चल रहा है या कहीं चेंज हुआ है। ठीक है, तो फिर से एक बार, अब देखो अब हम चल रहे हैं सेकंड और थर्ड टर्म में देख रहे हैं डी को, तो फिर से क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड टर्म में डी को चेक कर रहे हैं, तो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। पहले फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में चेक कर रहे थे तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया था, वैसे ही सेकंड और थर्ड में अगर देख रहे हैं तो थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे। ठीक है, तो फिर से A3 में से हम A2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो A3 की वैल्यू हम देख रहे हैं कि 2.8 है और A2 की वैल्यू देख रहे हैं कि 1.7 है। तो 8 में से 7 माइनस 1, फिर 0.2 में से 1 माइनस 1, तो देखो यहां भी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या रहा, बराबर रहा, यहां भी 1.1 था, यहां भी 1.1 है। उसी तरीके से अगर इसमें से इसको चेक करोगे तो 9 में से 8 माइनस 1 और 3 में से 2 माइनस 1, यानी कि यहां भी कॉमन डिफरेंस बराबर है। ठीक है, तो देखो ए की वैल्यू हमने 0.6 निकाल ली और डी की वैल्यू हमने 1.1 निकाल ली। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब इसके जो बाकी के 3 क्वेश्चन हैं वो तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बता देना, मैं तुम्हें समझा दूंगा, बट प्रैक्टिस जरूर करो। प्रैक्टिस करते समय ये मत सोचो कि तुम्हारा आंसर गलत हो रहा है या सही हो रहा है, तुम्हारा काम है प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 15 पार्ट्स दे रखे हैं, 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब 15 क्वेश्चन में तुम्हें यह बताना है कि कौन कौन से एपी के फॉर्म में है। ठीक है, एपी के फॉर्म के लिए क्या जरूरी है कि उनके डिफरेंस बराबर चलने चाहिए। जब दो नंबर के बीच में डिफरेंस इक्वल चल रहा है तो एपी के फॉर्म में होगा, अगर डिफरेंस इक्वल नहीं चल रहा है तो एपी के फॉर्म में नहीं होगा। इसके बाद यहां पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। सबसे पहले तो हमें एपी का पता करना है कि वो एपी के फॉर्म पे है या नहीं। इफ दे फॉर्म ऑफ एन एपी, यदि वो एपी के फॉर्म पे है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 टर्म्स मोर। मतलब कि पहले तो हमें यह चेक करना है कि ये एपी के फॉर्म पे है या नहीं। अगर वो एपी के फॉर्म पे है तो उसके कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके आगे के 3 मोर टर्म्स निकालने हैं, 3 ज्यादा टर्म्स और निकालने हैं। ठीक है, चलो तो पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। ठीक है, पहला तो आसान है क्वेश्चन नंबर, चलो पहले समझ लो, फर्स्ट क्वेश्चन समझ लो कि चेक कैसे करना है। सबसे पहले यहां पे 2, 4, 8, 16 और फिर डॉट डॉट, मतलब सीरीज आगे जा रही है। तो अब मुझे चेक करना है कि एपी के फॉर्म पे है या नहीं है। तो एपी के फॉर्म पे है या नहीं है ये चेक करने के लिए हम इसके डिफरेंस को देखेंगे कि क्या हर टर्म के बीच में इक्वल डिफरेंस चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो देखो अगर 2 और 4 के बीच में देखें तो 2 का गैपिंग चल रहा है, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, तो इनके बीच में 2 का गैपिंग हो गया। फिर अगर 8 से 4 के बीच में देखें तो 8 में से 4 माइनस किया तो कितना हो गया 4, यानी कि देखो यहां पे डिफरेंस अलग हो गया। इनके बीच में डिफरेंस 2 का चल रहा था लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस 4 का हो गया, मतलब कि यहां पे डिफरेंस अलग अलग हो गया। तो हम ये लिखेंगे कि दिस इज नॉट फॉर्म एन एपी, यह एपी के फॉर्म पे नहीं है, फॉर्म में नहीं है।
एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो ऐसे हमें सीरीज चेक करना है कि वो एपी के फॉर्म पे है या नहीं है। अगर सपोज यहाँ पे 2 था, यहाँ भी 2 होता, यहाँ भी 2 आ जाता, तो इसके डिफरेंस क्या हो जाते, बराबर हो जाते, तो ये एपी के फॉर्म पे होता। चलो क्वेश्चन नंबर 2 चेक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2, 5 अपॉन में 2, 3, 7 अपॉन में 2 और फिर आगे डॉट डॉट। ठीक है, ये था सीरीज के 4 टर्म दिए हुए थे। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो 4 टर्म की सीरीज हमें दिख रही है वो एपी बना रही है नहीं बना रही है। अगर डिफरेंस बराबर चला तो एपी के फॉर्म में होगा, अगर डिफरेंस बराबर नहीं चला तो एपी के फॉर्म में नहीं होगा। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस चेक करते हैं। देखो ये फ्रैक्शन में दे रखा है 5/2, ये फ्रैक्शन में, और ये खाली होल नंबर है, तो इसको भी हम नीचे 1 लगा के फ्रैक्शन बना देते हैं। ठीक है, और फिर इसमें से डी चेक करने के लिए क्या करते हैं, डी चेक करने के लिए एक बाद वाले टर्म में से एक पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। ठीक है, तो a2 के जगह पे क्या है 5/2 और माइनस a1 के जगह पे क्या है 2/1। चलो अब इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं। 2 1 का एलसीएम 2 हो गया, 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, माइनस 1 से 2 को डिवाइड किया 2, 2 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया 4, तो 5 में से 4 माइनस किया 1/2, मतलब इसका डी कितना आया 1/2 आया। अब वैसे ही फिर से हम अगले टर्म में चेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, a3 में से a2 को माइनस करके चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो कि a3 हमारा क्या है, तो a1 a2 a3 के जगह पे 3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, फिर a3 के जगह पे 3/1 रखेंगे, फिर माइनस a2 के जगह पे 5/2 रखेंगे, और फिर 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 से 1 से 2 को डिवाइड किया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, माइनस 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, और 6 में से 5 माइनस किया तो फिर क्या आ गया 1/2। तो देखो यहां भी 1/2 आया, यहां भी 1/2 आया। ठीक है, मतलब कि 2 के बीच में तो इक्वल गैपिंग चल रहा है। एक बार ये भी चेक करके देख लो कि 7/2 में से 3 को माइनस करो, 7/2 माइनस 3/1, a4 माइनस a3। ठीक है, तो 2 1 का एलसीएम 2, 7 माइनस 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, और 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 1/2, ये भी 1/2 आ गया। अब देखो यहाँ पे तीनों कंडीशन में हमारा डी की वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, मतलब कि ये जो सीरीज हमारे पास है ये एपी के फॉर्म में है। और जब ये एपी के फॉर्म पे पता चल गया कि हाँ ये एपी के फॉर्म पे है, तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। 4 टर्म तक तो दिया हुआ था, मतलब हमें 5वां 6ठा और 7वां ये 3 टर्म और निकालने हैं। अब ये 3 टर्म कैसे निकालोगे ये समझ लो। तो पहले हमें डी की वैल्यू कैसे चेक करनी है ये हम समझ चुके हैं। अब इसके अगले 3 टर्म कैसे निकाले जाएंगे वो समझो। चलो इस क्वेश्चन में हमने ये चेक कर लिया कि हाँ ये सीरीज एपी के फॉर्म पे था। अब हमें नेक्स्ट के 3 टर्म निकालने हैं। सबसे पहले ये देख लो कि इस सीरीज में तुम्हें कहां तक टर्म दिखाई दे रहा है, तो 4 टर्म तक हमें दिखाई दे रहा है, मतलब कि हमें 5th टर्म निकालना है, 6th टर्म निकालना है और 7th टर्म निकालना है। तो कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके एक पहले वाले टर्म में डी की वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टर्म फाइंड हो जाता है। ठीक है, हमें निकालना कौन सा था, A5 निकालना था, मतलब कि A4 में D को ऐड करना होगा। और A4 की वैल्यू कितनी है 7/2 और D की वैल्यू कितनी आई थी 1/2। तो 2 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 2 और 2 का एलसीएम हो गया 2, 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 कितना 8, और 8/2, 2 से 8 कट गया 4 बार में, यानी कि A5 की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब देखो A5 के जगह पे हम 4 रखेंगे, फिर A6 की वैल्यू फाइंड करनी है, A6, और A6 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, फिर से हम A5 में D को प्लस कर देंगे। जो टर्म फाइंड करना है उसके एक पहले वाले टर्म में D को ऐड करो, नेक्स्ट टर्म फाइंड हो जाएगा। तो फिर A5, अच्छा ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे A5 की वैल्यू हमने क्या निकाला 4, तो A5 के जगह पे हम रखेंगे 4, और D का मान कितना था 1/2, फिर 4 के नीचे कुछ नहीं है 1 माना, 2 1 का एलसीएम 2, 1 से 2 को डिवाइड किया 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 प्लस 1, और 8 और 1 को ऐड कर दिया 9, 9/2,
2, यानी कि हमारा छठा टर्म कितना हो गया 9/2। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, A7, 3 टर्म फाइंड करना था। A5 फाइंड कर लिया, A6 फाइंड कर लिया, अब हम A7 फाइंड करते हैं। A7 यानी कि 7वां टर्म फाइंड करने के लिए फिर छठे टर्म में D को ऐड करना होगा। छठा टर्म हमने क्या फाइंड किया, 9/2, तो 6 टर्म पे हम 9/2 रखेंगे और प्लस D की वैल्यू कितनी थी 1/2, तो 2 1 का एलसीएम 2 हो गया, 9 प्लस 1 और 9 प्लस 1 कितना 10, 10/2 और 2 से 10 कट गया 5 बार में, यानी कि 7वां टर्म हमारा हो गया 5। क्लियर हुआ? ये था पहले एपी चेक करो कि एपी के फॉर्म पे है या नहीं है। अगर वो एपी के फॉर्म पे है तो उसके आगे के 3 टर्म और निकालो। तो एपी चेक करने के लिए भी हमने देख लिया कि अगर एपी तुम्हें पता करना है कि कोई भी सीरीज एपी के फॉर्म पे है या नहीं, तो डी की वैल्यू चेक करेंगे। अगर डी हमारा बराबर चल रहा है तो एपी के फॉर्म पे होगा। आई होप ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। चलो अब इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं जो तुम्हें दिक्कत कर सकता है, तो उन क्वेश्चन को ध्यान देना। क्वेश्चन समझते हैं, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। 4th का ही क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दे रखा है 3, 3 प्लस √2 फिर कॉमा 3 प्लस 2√2 फिर कॉमा 3 प्लस 3√2 और ये सीरीज आगे की तरफ जा रही है। सबसे पहले तुम्हें ये चेक करना है कि जो सीरीज हमारे पास गिवन है ये एपी का फॉर्म बना रहा है या नहीं। तो उसके लिए पहले हमें डी की वैल्यू चेक करनी होगी। चलो हम डी की वैल्यू चेक करते हैं। सबसे पहले इन दोनों के बीच का चेक करते हैं। तो डी की वैल्यू चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 में से A1 को माइनस करना होगा। ठीक है, A2 की वैल्यू क्या थी 3 प्लस √2 और में से हम माइनस करेंगे क्या 3। तो अब ध्यान दो 3 प्लस √2 माइनस 3। अब हम एक चीज ये देख रहे हैं कि ये जो संख्या है ये तो रूट के अंदर है, मतलब इनके कैटेगरी से बाहर है, तो इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इसके जैसा कोई और है भी नहीं कि मैं सोल्व करूं। तो √2 को हम ऐसे ही छोड़ेंगे। अब नंबर के रूप में देखें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 3 प्लस का, यहाँ पे 3 माइनस का, प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि इससे इसको मैंने कैंसिल कर दिया। तो इसमें डी की वैल्यू कितनी आ गई √2। अगर नेक्स्ट में चेक करें तो फिर से डी की वैल्यू A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2√2 और माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस √2। तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे 3 प्लस √2 क्योंकि इसके पहले माइनस का साइन है। ठीक है, तो अब देखो 3 प्लस 2√2 और जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो उस माइनस से अंदर वाले साइन को मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कि माइनस इंटू प्लस 3 माइनस का हो गया और फिर माइनस इंटू प्लस √2 भी माइनस का हो गया। अब ध्यान दें तो 3 से 3 दोबारा कैंसिल होगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और बाकी। अब देखो ये दोनों एक कंडीशन बना दिया 2√2 माइनस √2। रूट वाली संख्या कभी माइनस नहीं होती, जो रूट के बाहर संख्या रहता है उसको माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे तो रूट के बाहर 2 है और यहाँ पे रूट के बाहर कुछ नहीं है, तो हम अपने तरफ से 1 मान लेते हैं क्योंकि 1 रहेगा ही, अगर कुछ नहीं है तो 1 है। अब 2 में से 1 को माइनस किया तो क्या आ गया 1 आ गया और बाकी का हमने लिख दिया √2। अब इसे 1√2 लिखूं या खाली √2 लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर है। ठीक है, तो देखो इसमें भी कॉमन डिफरेंस √2 का आया, यहां से यहां तक जब चेक किया तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस √2 का आया। ठीक है, सेम कंडीशन अगर उसको भी चेक करोगे तो सेम कंडीशन बनेगा। 3 से 3 फिर कैंसिल हो जाएगा और 3√2 में से 2√2 को माइनस करेंगे तो 3 में से 2 माइनस 1 और बाकी का √2, तो 1√2 या √2 बात बराबर है। तो मतलब कि तीनों में गैपिंग हमारा क्या चल रहा है, इक्वल चल रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सीरीज जो है वो एपी के फॉर्म पे है। तो अब अगर ये एपी के फॉर्म पे है तो आगे अब हमें क्या करना है, तो आगे हमें इसमें क्या करना है कि डी की वैल्यू प्लस करते जाना है। ठीक है, अब जैसे देखो अब सपोज करो
कि 4 तक दिया हुआ था, हमें A5 का मान निकालना है। तो A5 में हम क्या करेंगे, A4 में D की वैल्यू प्लस कर देंगे। A4 हमारा क्या है 3 प्लस 3√2 और D की वैल्यू कितना था √2। तो 3 प्लस देखो 3√2 और √2 को प्लस करेंगे। मैंने क्या बोला कि प्लस माइनस जब भी करते हैं तो रूट के अंदर वाली संख्या प्लस माइनस नहीं होती, रूट के बाहर वाली होती है। तो रूट के बाहर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे रूट के बाहर कुछ नहीं तो 1 है। तो 3 और 1 को ऐड किया तो 4 हो गया, बाकी का √2 लिख दिया। तो ये हमारा A5 हो गया। उसी तरीके से अगर A6 निकालना हो तो A5 में हम D की वैल्यू ऐड करेंगे। A5 हमने क्या निकाल लिया है 3 प्लस 4√2 और इसमें D की वैल्यू हम क्या ऐड करेंगे √2। D का मान √2 आया था। तो फिर से देखो 3 का 3 ऐसे ही लिखेंगे प्लस यह है 4√2 और यह है √2। देखो दोनों का बेस इक्वल है √2 और √2। 4 और इसके पहले कोई संख्या नहीं 1, तो 4 और 1 कितना 5 और बाकी का √2। तो वैसे ही एक अगला भी निकल जाएगा तो हो जाएगा 3 प्लस 6√2। देखो 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, तो 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, फिर 3 प्लस 6√2। ठीक है, ये हमारे आगे के 3 टर्म हो गए। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो इसमें एक क्वेश्चन और समझ लो जो कि पूछे जाएंगे। दो क्वेश्चन पे ध्यान देना। पहला हमारा एक पावर वाला ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11। a कॉमा a स्क्वायर कॉमा a क्यूब कॉमा a का पावर 4 और ये आगे आगे जा रहा है। अब ध्यान दो, सबसे पहले तो तुम्हें ये चेक करना है कि एपी के फॉर्म बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो एपी का फॉर्म बनाने के लिए हमें डी की वैल्यू चेक करनी होगी कि डी की मतलब डी यहां पे इक्वल है कि नहीं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं यहां पे पावर हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, पावर चेंज हो रहा है। तो पावर अगर चेंज हो रहा है तो हम माइनस कैसे करेंगे। सपोज कि मैं ए क्यूब में से ए स्क्वायर को माइनस नहीं कर सकता, ये अलग कैटेगरी का हो गया। ये ए 3 बार है, ये ए 2 बार है, तो माइनस नहीं हो सकता। हाँ, 3a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर को माइनस कर सकता हूं क्योंकि बेस दोनों का सेम है, a स्क्वायर। तो इसलिए 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसको a स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो जब तक बेस हमारा वेरिएबल सेम नहीं होता तब तक हम संख्या प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो मान के चलो यहां पे ये a रहता, 2a रहता, 3a रहता, 4a रहता, तब ए माइनस हो जाता। ठीक है, क्योंकि बेस सबका सेम चल रहा है ए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहां पे पावर अलग हो गया। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि एपी का फॉर्म बनाएगा ही नहीं। ठीक है, ये एपी का फॉर्म, क्योंकि इसमें डी हम निकाल ही नहीं पाएंगे, डी निकल ही नहीं पाएगा, तो एपी का फॉर्म ये बनेगा ही नहीं। तो ये क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो गया कि हाँ ये एपी के फॉर्म पे नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 भी है। 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में √2, √8, √18, √32 और फिर आगे सीरीज है। अब देखो, सबसे पहले ये समझो कि ये एपी का फॉर्म बनाएगा कि नहीं। अब हम ये देख रहे हैं कि बेस इनका भी अलग अलग है, रूट के अंदर संख्या अलग अलग चल रहा है। जब तक रूट के अंदर संख्या सेम नहीं होता तब तक मैं प्लस माइनस नहीं कर सकता। अब एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या इनके बेस को सेम किया जा सकता है। जब भी कोई संख्या रूट में रहता है तो रूट के अंदर हम संख्या का फैक्टर करते हैं, अगर संख्या का पेयर बना तो वहां से एक संख्या बाहर आ जाता है। तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। √2 का तो √2 वैसे ही लिखूंगा क्योंकि 2 का फैक्टर ज्यादा से ज्यादा हम 2 into 1 कर सकते हैं। ठीक है, और 1 की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही हो जाएगा, वो वही संख्या हो जाएगा। अब बात करते हैं √8 की। अगर मैं √8 का फैक्टर करके देखूं तो 2 into 2 into 2, 2 into 2
इंटू 2 यानी कि 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, फिर अब रूट अगर 18 को मैं देखूं तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। उसी तरीके से अगर रूट 32 का फैक्टर किया जाए तो 5 बार 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो रूट 32 आ जाता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ठीक है, अब ध्यान दो, ये तो रूट 2 हो गया। यहां से इस 2 का पेयर बन गया, मतलब कि इस 2 का पेयर बना तो एक 2 बाहर आ गया और इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रह गया। ठीक है, फिर यहां पे देखो 3 का पेयर बना तो 3 बाहर आ गया, 2 का पेयर नहीं बना तो ये अंदर ही रह गया। फिर अगर इसकी बात करें तो 1 और 2 पेयर यहां से निकल रहा है। एक पेयर बना मतलब कि 1 2 बाहर निकला, फिर एक पेयर बना मतलब कि 1 2 बाहर निकला, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और बाकी एक 2 जो है उसका पेयर नहीं बना तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो इसका बन जाएगा 4 रूट 2। अब देखो बेस सेम हो गया सबका, रूट 2 रूट 2 रूट 2 और रूट 2 बेस सेम हो गया, मतलब कि हम प्लस माइनस अब कर सकते हैं। तो 2 रूट 2 में से रूट 2 को माइनस करूंगा तो रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि इसके पहले कोई संख्या नहीं 1 होगा। रूट 2 और रूट 2 को तो माइनस कर नहीं सकता, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया। अब मैं 1 रूट 2 लिखूं या खाली रूट 2 लिखूं, बात बराबर है। अब 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 को माइनस करूंगा तो वापस से फिर से रूट 2 आएगा, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करूंगा तो 1 होगा, बाकी का रूट 2 लिख दूंगा। तो फिर से इन दोनों के गैप में भी रूट 2 ही आया। फिर इसमें से देखें तो 4 में से 3 माइनस 1 और बाकी का रूट 2, तो इसमें भी रूट 2 ही आया। तो मैं ये देख रहा हूं कि इनके गैपिंग जो है वो बराबर चल रहे हैं। अगर गैपिंग बराबर चल रहे हैं, डी की वैल्यू बराबर है, तो एपी के फॉर्म पे है। और जब एपी के फॉर्म पे है तो मैं क्या करूंगा, इसके नेक्स्ट 3 टर्म निकालूंगा। अब नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए 4 रूट 2 में रूट 2 ऐड करूंगा तो 5 रूट 2 हो जाएगा। फिर उसमें रूट 2 ऐड करूंगा तो 6 रूट 2 हो जाएगा। फिर उसमें रूट 2 ऐड करूंगा तो 7 रूट 2 हो जाएगा। आगे के 3 टर्म फाइंड हो गए। ठीक है, तो आज हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुका है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर इस चैप्टर में या किसी क्वेश्चन में डाउट आ सकता है तुम्हें या फिर आ जाए तो कमेंट में बता सकते हो। मैं अगले वीडियो में जरूर तुम्हारे डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, बस मैं ये कहूंगा कि यार कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। टॉपिक तुम्हारा कोई भी हो, चैप्टर तुम्हारा कोई भी हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। एक बार चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन तुम कर लोगे। अब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन को याद करोगे तो यहां से क्या होगा कि हल्का भी क्वेश्चन में चेंजिंग आ गई तो तुम फंस जाओगे, क्योंकि तुमने तो कोई और टाइप के क्वेश्चन याद किया है ना। अगर उसमें प्लस माइनस थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर जोड़ के घटा के कुछ कर दिया तो वहां पे क्या होगा कि तुम्हारा याद किया हुआ क्वेश्चन वहीं पे रह जाएगा और वहां पे तुम फंस जाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि किसी भी टॉपिक से निकल के क्या क्या बाहर आ सकता है, फॉर्मूले को निचोड़ के रख दो पूरा। ठीक है, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनसीईआरटी बुक से 5.1 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम 5.2 को फिर से एक अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 5.2 कवर करेंगे। आई होप कि सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं कहूंगा कि अगर डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, जरूर कमेंट करके बताना कि हाँ भैया यहाँ सर यहाँ पे ये डाउट आ रहा है या कुछ भी हो, यहाँ पे वो टॉपिक समझ में नहीं आया। क्योंकि हम अभी 2-3 दिन तक इसी चैप्टर में चलने वाले हैं, क्योंकि 5 चैप्टर तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से अच्छे खासे सवाल भी पूछे जाएंगे और तुम्हारे लिए समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, समझ में सारी चीजें आई होगी तो लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करो ताकि और लोगों को भी फायदा पहुंचे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो कोई अच्छे से अपलोड हो तो तुम्हें पता चल जाए। ठीक है, तो भाई साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो और फिर अगली वीडियो में हम 5.2 चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके।